हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसपी क्लासेस। हमने सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था उपभोक्ता संतुलन और उसका एक वीडियो जो है अपलोड भी कर दिया है। आज सेकंड पार्ट बना रहे हैं सेकंड चैप्टर का, जिसमें हम दो टॉपिक जो है डिस्कस करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में बहुत बड़े बड़े टॉपिक हैं तो हम एक साथ ज़्यादा टॉपिक नहीं ले सकते हैं, बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी, इसलिए कि एक दो टॉपिक ही डिस्कस करेंगे। तो आज हम दो टॉपिक डिस्कस करेंगे, लेकिन जिन्होंने पहला पार्ट नहीं देखा है उन बच्चों से अनुरोध है कि पहले पहला पार्ट देख लें, जिससे उन्हें उपयोगिता का मतलब समझ में आ जाए, मतलब जो है यूटिलिटी का मतलब समझ में आ जाए। और मैंने उसमें ये भी बता रखा है कि भाई जो तुम्हारा टोटल यूटिलिटी है, मतलब कुल उपयोगिता है, और सीमांत उपयोगिता में क्या संबंध है, तो उससे भी काफ़ी कुछ आइडिया जो है आपको मिलेगा कि सेकंड पार्ट जब आप देखेंगे या पढ़ेंगे, ठीक है, तो आपको काफ़ी कुछ आइडिया मिलेगा। लेकिन अगर आप फर्स्ट पार्ट अगर नहीं देखते हैं तो ये हो जाएगा कि भाई आपको यही नहीं पता होगा कि उपयोगिता क्या है और उनके बीच में रिलेशन क्या है, तो मे भी हो सकता है कि यहाँ थोड़ी प्रॉब्लम हो जाए, पर मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगा कि आपको बहुत अच्छी तरह से समझा सकूँ। तो चलिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। दो टॉपिक लेंगे, एक तो हम आज लेंगे भाई ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम, और एक लेंगे एक वस्तु के संदर्भ में उपभोक्ता संतुलन। ठीक है। अच्छा, एक वस्तु के संदर्भ में उपभोक्ता संतुलन का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि आपके उसमें दो उपभोक्ता संतुलन दे रखा है, एक वस्तु के संदर्भ में दे रखा है और एक दो वस्तु के संदर्भ में दे रखा है। तो आज हम सिर्फ एक वस्तु के संदर्भ में उपभोक्ता संतुलन देखेंगे और दो वस्तु के संदर्भ में उपभोक्ता संतुलन अगले वीडियो में देखेंगे। तो चलिए आज पहला टॉपिक देखते हैं। पहला टॉपिक जो है वह है ह्रासमान सीमांत उपयोगिता। अब ह्रासमान सीमांत उपयोगिता क्या कहता है, पहले नॉर्मली हम समझ लेते हैं, फिर डेफिनेशन की तरफ भी जाएंगे। तो ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम ये कहता है कि जैसे जैसे हम कोई चीज़ कंज्यूम करते हैं, कोई भी चीज़ कंज्यूम करते हैं, तो उससे मिलने वाली उपयोगिता जो होती है प्रत्येक इकाई पर कम होती जाती है। देखिए, आप ये रियल लाइफ में, डेली लाइफ में भी आप ये अनुभव करोगे कि भाई सीधी सी बात है, आपको भूख लगी है, तो आप जब चपाती खाते हो, पहली रोटी खाते हो, तो आपको ज़्यादा संतुष्टि मिलती है क्योंकि आपको बहुत तेज भूख लगी है। दूसरे में थोड़ी कम, तीसरे में थोड़ी कम, और एक टाइम आता है कि आपको संतुष्टि मिलनी बंद हो जाती है और आप क्या करते हो कि कहते हो नहीं अब नहीं खाएंगे, हैं। तो यही ये बहुत सारी चीज़ें जो होती है, हम कहते हैं इकोनॉमिक्स जो है रियल लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अप्लाई होती हैं इकोनॉमिक्स में, ठीक है। तो यही होता है ह्रासमान सीमांत उपयोगिता। ऐसा तो नहीं है कि आप खाते ही जाते हैं, ठीक है, और आप कहीं संतुष्ट ही नहीं हो रहे हैं। अगर ऐसा है तो आप रैशनल नहीं हैं, मतलब विवेकशील उपभोक्ता नहीं है, ठीक है। आपको ये भी पता होना चाहिए भाई कितनी कीमत में क्या चीज़ें खरीदनी है। तो ये एक विवेकशील उपभोक्ता होता है, ठीक है। तो ह्रासमान उपयोगिता यही कहता है कि जैसे जैसे हम कोई चीज़ उपभोग करते हैं, तो प्रत्येक इकाई से हमें मिलने वाली जो सीमांत उपयोगिता होती है वो क्या होती है, कम होने लग जाती है, ठीक है। देखिए डेफिनेशन देख लेते हैं। परिभाषा क्या कहता है कि जैसे जैसे हम किसी वस्तु का उपभोग करते हैं, वैसे वैसे प्रत्येक इकाई से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता कम होती रहती है, ठीक है, कम होती रहती है। तो ये ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का आपका डेफिनेशन हो गया कि जैसे जैसे किसी वस्तु का उपभोग करते हैं, वैसे वैसे प्रत्येक इकाई से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता क्या होती है, कम होती रहती है। अच्छा, इसके कुछ मान्यताएं भी हैं, ठीक है। मान्यताएं मतलब कि अगर ऐसी कंडीशन होगा तभी ये नियम अप्लाई होगा। जब भी आप मान्यताओं की बात करते हैं या इंग्लिश में अजम्पशंस कहते हैं, तो मतलब ये चीज़ें होंगी तभी अप्लाई होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। तो वो मान्यताएं क्या है, सबसे पहला जो मान्यता है
वो जैसा कि हम पढ़ ही रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, गणनावाचक मार्शल ने दिया था। हमने पहली वीडियो में जो है इसको डिस्कस किया है, इसलिए मैंने कहा है कि अगर जिन बच्चों ने पहली वीडियो नहीं देखी हो पहले देख लें। तो पहला क्या है कि भाई जो हम उपभोक्ता संतुलन की बात कर रहे हैं वो गणनावाचक होना चाहिए। तो संतुष्टि गणनावाचक होनी चाहिए। ठीक है, मतलब कि संतुष्टि को हम गणना कर सकते हैं। और मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि संतुष्टि को गणना करने के लिए यूनिट भी दिया गया है, यूटिल वगैरह, जो कि मार्शल ने दिया था। अच्छा, संतुष्टि की गणना संतुष्टि गणनावाचक होनी चाहिए या संतुष्टि गणना कर सकते हैं, एक मान्यता हो गई। दूसरी हो गई कि लगातार उपभोग होना चाहिए, लगातार उपभोग होना चाहिए। अब जिस वस्तु के आप उपभोग कर रहे हो उस वस्तु का उपभोग जो है लगातार होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अभी आपने उपभोग कर लिया, उसके बाद अगले दिन फिर उस चीज का उपभोग कर रहे हो और फिर बाद में कहो कि संतुष्टि तो कमी नहीं हो रही है, मेरी तो संतुष्टि तो बढ़ रही है। जो चीज आज आपको अच्छी लगती है, आप 4 दिन बाद खाओगे तो आपको अच्छी लगी, वो संतुष्ट करेगा ही, सीधी सी बात है। आप अभी खाना खा रहे हैं, फिर शाम को खाना खाते हैं, तो आपको वो खाना संतुष्ट करता ही है, वो रोटी संतुष्ट करती ही है। ठीक है, तो लगातार उपभोग होना चाहिए। ठीक है, तीसरा क्या कहता है कि वस्तु में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अब इसका मतलब क्या है कि भाई जिस वस्तु का आप उपभोग कर रहे हो उसी वस्तु का ही उपभोग करना है लगातार। ये नहीं कि भाई एक बार आप पिज़्ज़ा खा रहे हैं, पिज़्ज़ा खाने के बाद आप संतुष्ट हो गए, आहा मज़ा आ गया, ठीक है, उसके बाद आप आइसक्रीम जाकर खाएंगे तो आप सबको यूँ लगेगा कि भाई वो संतुष्टि नहीं देगी, वो तो संतुष्टि देगी ही, वो आपको टेस्टी भी लगेगा, है ना। तो वस्तु में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, जिस वस्तु के उपभोग कर रहे हैं वही वस्तु होना चाहिए। अगर आप वस्तुओं में परिवर्तन करते हैं तो जो ये चीज़ें हैं, ये जो नियम है, ये अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि दूसरी वस्तु आपको संतुष्ट करेगी। आप एक ही कपड़े पहन रहे हैं बार बार, ठीक है, कोई नए कपड़े खरीद के लेकर आए, आपने एक बार पहना, फिर कल भी वही पहन लिया, ठीक है, फिर उसके बाद आपको बोरियत फील हो जाती है, लेकिन उसके बाद फिर दूसरा नया कपड़ा पहनेंगे तो आपको तो संतुष्ट करेगी ना। तो वस्तु में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। चौथा, विवेकशील उपभोक्ता होना चाहिए। ठीक है, विवेकशील उपभोक्ता होना चाहिए। ठीक है, विवेकशील उपभोक्ता होना चाहिए। विवेकशील उपभोक्ता होने चाहिए का मतलब यहां पर ये हो गया कि उपभोक्ता के पास सोचने समझने की बुद्धि होनी चाहिए। कोई पागल व्यक्ति या अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए जिसको यही ना पता चले कि मैं संतुष्ट कहाँ हूं। ठीक है, तो विवेकशील उपभोक्ता होना चाहिए। ये वैसे तो बहुत सारे अजम्पशंस हैं इसके, बहुत सारी मान्यताएं हैं, पर मेरे हिसाब से ये कुछ जो है जरूरी है कि भाई इसको अप्लाई होने के लिए। वैसे तो आप बुक में देखेंगे तो 10-12 मान्यताएं लिखी गई हैं, पर आप लगातार उपभोग होना चाहिए, वस्तु में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, विवेकशील उपभोक्ता होना चाहिए, ठीक है, और गणना कर सकते हैं। तो ये काफ़ी कुछ जो है आपको 4-5-6 जो है लिखना ही होता है। तो ये जो मुझे इम्पोर्टेंट लगे मैंने वो यहाँ पर लिख दिए हैं कि भाई वीडियो ज़्यादा लेंदी ना बने। तो आप सब इसको उतार लीजिए, मैं साइड हो जाता हूँ। चलिए फिर अब इसको डायग्राम से हम देख लेते हैं कि भाई क्या नाम है, डायग्राम से किस प्रकार ये शो किया जाएगा। मैं इसको रफ कर रहा हूँ, ठीक है, तो इसको अब डायग्राम पे देख लेते हैं। ह्रासमान सीमांत उपयोगिता, वैसे तो डायग्राम पे बनाना कोई वो है नहीं। जब हमने टीओ और एमयू हमने पढ़ा था तो हमने उसमें सीमांत उपयोगिता के बारे में लिखा था, है ना। ठीक है, सीमांत उपयोगिता के बारे में लिखा था और वही डायग्राम बनाना है। लेकिन उससे पहले एक अजम्पशंस और जो है वो जरूरी है, जो मुझे लग रहा है वो क्या है कि एक मानक इकाई होनी चाहिए। जिस वस्तु का आप उपभोग कर रहे हो, मानक इकाई होना चाहिए। ये एकदम से याद आ गया। तो एक मानक इकाई होना चाहिए, इसका मतलब जिस वस्तु का आप उपभोग कर रहे हो उसकी वर्ल्ड वाइज एक मानक इकाई होती है। जैसे जब भी आप चाय की बात करते हो तो एक कप चाय की बात करते हैं, 1 कप ऑफ टी, ठीक है।
ऐसे ही जब चपाती की बात करते हैं, रोटी की तो एक स्टैंडर्ड यूनिट होता है कि लगभग इतनी बड़ी रोटी बनती है, मतलब इतनी बड़ी एक रोटी बनती है। अब ये नहीं इतनी इतनी सी रोटी आप बनाकर रख दें और फिर बाद में ये कहें कि हमने तो 100 रोटियां खा ली, ठीक है, और हमारे तो सीमांत उपयोगिता कमी नहीं हुई। या आप चाय जो है चम्मच से पीना शुरू कर दें और लगातार 50 चम्मच पी जाएं और बाद में कहें कि मार्शल जी ने जो थ्योरी दी है वो तो गलत है, ठीक है, मेरी तो सीमांत उपयोगिता जो है कमी नहीं हुई। तो इसका मतलब ये हो गया कि मानक इकाई होना चाहिए एक, ठीक है, जो एक वर्ल्ड वाइज मानक इकाई होता है कि भाई जब हम भी चाय की बात करते हैं, मैंने कहा 1 कप चाय की बात करते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि आप चम्मच से पीना शुरू कर दें चाय को और कह दें कि भैया मार्शल जी पागल थे, बेवकूफ़ थे, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये भी जरूरी लगा मुझे इसलिए मैंने बता दिया। अब जरा डायग्राम देख लेते हैं, शेड्यूल देख लेते हैं। देखिए यूनिट 1 2 3 4 5 और ये MU, ठीक है। तो MU हम ले लेते हैं 10, दूसरे में हमने ले लिया 8 4 0 -2, ठीक है। तो देखिए भाई घट रहा है, ह्रास हो रहा है, ये हो गया आपका शेड्यूल हो गया। इसको डायग्राम पे हम बना लेते हैं। तो ये डायग्राम पे यहाँ पर मैं यूनिट रखता हूँ, ये 1 2 3 4 5, ठीक है, और इस तरफ MU 2 4 6 8 10, ये MU, ठीक है। अब देखिए पॉइंट कैसे प्लॉट करते हैं, वैसे आप सबने 10th में मैथ में पॉइंट प्लॉट ही किए होंगे, बिल्कुल उसी तरह से प्लॉट करना है। यहाँ पर जब यूनिट 1 है तो हमारी जो हम कोई भी चीज़ 1 यूनिट अगर कंज्यूम कर रहे हैं, मान लीजिए कोई पर्सन है 1 यूनिट कंज्यूम कर रहा है तो उसे सेटिस्फेक्शन 10 मिल रही है, तो ये 1 है, यहाँ से बिल्कुल लेकर गई सीधा, ये हो गया 10, ठीक है। और उसके बाद जब 2 करते हैं तो 8, 10 से थोड़ा ये 8 है, 3 करते हैं तो 4, 6 से 4 पे कर दिया हमने, और 4 करते हैं तो 2, नहीं 4 करते हैं तो 0, तो ये 0 हो गया, और 5 करते हैं तो -2, मतलब इसके नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो ये आपका ह्रास मान बिल्कुल इस तरह से जाएगा MUX, ठीक है, MUX, ये हो गया ह्रास मान सीमांत उपयोगिता, ठीक। यहाँ पर हमने यूनिट लिख रखा है। फिर से वही बात है, मैं बता देता हूँ कि आपको थोड़ा बहुत डायग्राम के बारे में बताना होगा अगर आपको पूरे मार्क्स लेने हैं कि एक्स एक्सिस पे क्या आप दे रखा है, वाई एक्सिस पे क्या दे रखा है आपने, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बतानी होती हैं, तो इसको भी आप उतार लीजिए। उसके बाद हम एक टॉपिक और ले लेंगे, देन इस वीडियो को हम यहीं पे ही आज का टॉपिक जो है यहीं पे ख़त्म करेंगे। तो चलिए दोस्तों, एक वस्तु के संदर्भ में सीमांत उपयोगिता देख लेते हैं, तो वो होता क्या है। तो देखिए एक वस्तु के संदर्भ में सीमांत उपयोगिता नहीं, उपभोक्ता संतुलन। तो उपभोक्ता संतुलन होता क्या है, अगर आप एक वस्तु के संदर्भ में उपभोक्ता संतुलन अगर आप समझना चाहते हैं तो आपको ये सीमांत उपयोगिता जो ह्रासमान सीमांत उपयोगिता है उसका नियम ध्यान से समझना होगा, और उसकी ही सारी मान्यताएं जो हैं वो एक वस्तु के संदर्भ में जो उपभोक्ता संतुलन है उसमें ही वो सारी मान्यताएं वही रहेंगी, बिल्कुल सेम रहेंगी। इसलिए मैंने कहा उसको ध्यान से समझना होगा जिससे आप को मान्यताएं समझ में आ जाए और ऐसा क्यों है वो भी समझ में आ जाए। अच्छा, मैंने उसमें 5-6 मान्यताएं बताई थी, वैसे बुक में 10-12 दे रखे हैं, आप 5-6-7 लिख दोगे तो इनफ है, काफ़ी है, ठीक है। तो मैं मान्यताएं दोबारा नहीं लिखूंगा क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। मान्यताएं वही सेम है जो पीछे मैंने लिख दी है, तो इसलिए दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हम सीधा उपभोक्ता संतुलन जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले वही है कि उपभोक्ता संतुलन होता कहाँ पर है। तो देखिए उपभोक्ता संतुलन की बात की जाए तो उपभोक्ता संतुलन उस स्थिति में होता है जब वो क्या करता है, सबसे ज़्यादा संतुष्टि प्राप्त करता है। एक उपभोक्ता को क्या चाहिए होती है भाई, संतुष्टि चाहिए होती है। तो जितने भी उस पर पैसे हैं, जो भी उस पर इनकम है, जब जो वो खर्च करना चाहता है, वो जब खर्च करता है तो उसमें जब अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर लेता है कि भाई हाँ इतना खर्च किया तो मैंने सबसे ज़्यादा संतुष्टि ये प्राप्त कर लिया, क्योंकि वैसे भी हम ये गणनावाचक पढ़ रहे हैं तो गणना कर ही सकते हैं, ठीक है। तो अधिकतम संतुष्टि जो है प्राप्त कर लेता है, वहाँ पर एक उपभोक्ता संतुलित माना जाता है,
ठीक है भाई, उपभोक्ता को क्या चाहिए, संतुष्टि चाहिए। ऐसे उत्पादक भी होता है, आगे आप उत्पादक का संतुलन भी पढ़ेंगे, तो उत्पादक को क्या चाहिए होता है, प्रॉफिट चाहिए होता है। तो जहां वो मैक्सिमम प्रॉफिट गेन करता है, ठीक है, जहां वो मैक्सिमम प्रॉफिट, अधिकतम लाभ जो है वो प्राप्त करता है, तो उपभोक्ता को तो संतुष्टि चाहिए। तो इसलिए उपभोक्ता जहां अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर लेता है वहीं संतुलित होता है। तो इसको मैं परिभाषा में लिख देता हूं, परिभाषा या उदाहरणा कह सकते हो, परिभाषा। तो क्या कहता है कि भाई एक उपभोक्ता उस स्थिति में संतुलित माना जाता है जब वह अपनी दी हुई आय में अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करता है। ठीक है, क्या है, एक उपभोक्ता उस स्थिति में संतुलित माना जाता है जब वह अपनी दी हुई आय में अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करता है। ये उपभोक्ता संतुलन हो गया। फिर से बता रहा हूं, मान्यताएं नहीं बताऊंगा, मान्यताएं पीछे वाली जो हमने ह्रासमान सीमांत उपयोगिता में किया था वही करना है, तो हम इसको फटाफट जो है निपटा लेंगे। अब देखिए, इसकी दो स्थितियां होती है, दो कंडीशन होते हैं उपभोक्ता संतुलन का। सबसे पहले भाई क्या है, सीमांत उपयोगिता घटनी चाहिए, पहली बात हो गई। दूसरी हो गई, जहां सीमांत उपयोगिता MUX, यहां X वस्तु की सीमांत उपयोगिता लिख रहा हूं, बराबर होती है PX से। ठीक है, जहां पर ये बराबर होता है, या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, MUX/PX = MUM। ठीक है, जहां पर ये कंडीशन अप्लाई होती है वहां क्या होता है, एक उपभोक्ता क्या होता है, संतुलित होता है। कह सकते हो कि एक ये फॉर्मूला हो गया, सीधी सी बात है। अब इसमें है क्या, MUX क्या होता है ये आपको बताना होगा। तो MUX सीमांत उपयोगिता होता है, सीमांत उपयोगिता X वस्तु की। ठीक है, हमने X वस्तु अज्यूम कर रखा है। दूसरा भाई PX कीमत है, कीमत X वस्तु की, या X वस्तु की कीमत, इसको इस तरह से लिख देता हूं मैं कि X वस्तु की कीमत। ठीक है, और MUM क्या है, MUM मुद्रा की सीमांत उपयोगिता, या कह सकते हो कि 1 रुपए से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता। वैसे तो अगर इसको देखा जाए तो बड़ा आसान हो जाता है कि भाई जहां पर ये बराबर हो वहां पर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये एक वस्तु में ही ऐसा हो पाता है, लेकिन जब एक वस्तु से ज्यादा हो जाए, ठीक है, मल्टीपल कमोडिटी हो जाए, ठीक है, बहुत ज्यादा वस्तुएं हो जाए, तब आपको क्या करना होता है, एक जो 1 रुपए है उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता भी आपको पता होना चाहिए। जैसे हम इसको क्यों लेते हैं, जरा इसको समझिए। जैसे मान लीजिए आपने दो चीजें मार्केट से खरीद के लेकर आई। अब आपसे कोई पूछे कि कौन सी चीज महंगी है, तो आपको पता होना चाहिए ना कि भाई ये इतने रुपए किलो है, 1 किलो इतने का मिलता है वो, और दूसरा 1 किलो इतने में, तभी तो बता पाओगे महंगी सस्ती कितनी है। तो मतलब एक का पता होना चाहिए, तभी हम महंगी सस्ती बता पाते हैं। ठीक है, तो यही इसी तरह से एक रुपए की जब हमें सीमांत उपयोगिता पता होता है, तो ये स्पेशली एक वस्तु में तो इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है, पर जब ज्यादा वस्तुएं हो जाते हैं एक से ज्यादा, तब हम ये देखते हैं कि 1 रुपए से सीमांत उपयोगिता किसकी ज्यादा मिल रही है। क्योंकि जो सीमांत उपयोगिता होगी वस्तुओं की वो अलग अलग होगी। मान लो किसी का, तो आपने खरीदा एक यूनिट खरीदा किसी का, तो उससे सीमांत उपयोगिता 20 मिली। मान लीजिए एप्पल है, उससे मिली 20, ठीक है, और मान लीजिए बनाना है, उससे मिली 18, ठीक है। अगर दोनों की कीमत सेम है, 4-4 रुपए है मान लीजिए एक एक, तो आप बता दोगे कि भाई एप्पल ज्यादा हमें वो दे रहा है। लेकिन बनाना जो है उससे मिलने वाली उसकी कीमत 3 रुपए है या 3.5 रुपए है, और एप्पल की 4 रुपए है। तो अब बनाना से सीमांत उपयोगिता कम मिल रही है, तो लेकिन कीमत भी तो कम है,
है ना, और इससे ज़्यादा मिल रही है एप्पल से, तो भाई उसकी कीमत भी तो ज़्यादा है, ठीक है। तब यहाँ पर थोड़ा सा संशय हो जाता है कि भाई किससे संतुष्टि ज़्यादा मिल रही है। तब तो आपको ये पता करना होगा ना कि 1 रुपये से किसकी मिल रही है। जिसकी 1 रुपये से सीमांत उपयोगिता ज़्यादा मिल रही होगी तो क्या होगा, सीधी से बता देंगे आप, संतुष्टि इससे ज़्यादा है ना। तो वहाँ काम आता है, यहाँ पर इतना ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको लेते हैं। आप सब इसको उतार लीजिए, मैं हट गया हूँ, उसके बाद हम डायग्राम इस पे इसको देखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए, सबसे पहली चीज़ हमें इसमें ये भी बताना है कि भाई देखो, मैंने कहा कि भाई MUX इक्वल टू PX है, तो क्या होता है, उपभोक्ता संतुलन होता है। लेकिन अगर MUX मोर देन है PX, तब क्या होगा, तब एक उपभोक्ता को संतुष्टि ज़्यादा मिल रही है। तो वो जब तक चीज़ें खरीदेगा या उपभोग करेगा, जब तक ये दोनों आपस में बराबर ना जाए, क्योंकि वो अपनी संतुष्टि को अधिकतम करना चाहेगा, वो मैक्सिमम पर पहुंचना चाहेगा, तभी तो उपभोक्ता संतुलन होगा। हमने उपभोक्ता संतुलन के डेफिनेशन में यही तो डिस्कस किया है ना भाई, कि जहाँ पर अधिकतम संतुष्टि मिलती है। तो जब MUX ज़्यादा है तो इसका अर्थ ये हो गया कि उसे संतुष्टि ज़्यादा मिल रही है, और उसे संतुष्टि ज़्यादा मिल रही है तो जब तक लेता रहेगा जब तक आपस में ये बराबर ना हो जाए। इसी तरह से दूसरी कंडीशन ये भी हो सकती है, MUX लेस देन PX। तो इसका अर्थ ये हो गया कि सीधी सी बात है, वो ह्रास पे चला गया है, मतलब उसे संतुष्टि बहुत कम मिल रही है, तो वो जो है अपने उपभोग को कम करेगा, उसको कम खरीदेगा, और वो जब तक उसको कम कर देगा जब तक कि आपस में बराबर ना हो जाए, क्योंकि अधिकतम संतुष्टि उसकी इसी चीज़ पे मिलेगी। उसके बाद जाने के बाद अगर उसके बाद भी यूनिट खरीदता है तो वो माइनस में, मतलब नेगेटिव लॉस में जाना शुरू कर देगा। तो अगर ये स्थिति है तो वो अपने उपभोग को कम करना शुरू करेगा, उस चीज़ को कम खरीदेगा तब तक जब तक ये बराबर ना हो जाए। और अगर ये कंडीशन MUX मतलब समझ लो संतुष्टि है, तो अगर वो संतुष्टि ज़्यादा है तो जब तक वो लेगा जब तक ये इसके बराबर ना जाए, क्योंकि अधिकतम वहीं पे पहुँचेगा। अब देखिए, एक हम डायग्राम ले लेते हैं। तो ये यूनिट 1 2 3 4 5 MUX हम ले लेते हैं 20 16 10 4 0 -6, ठीक है। अच्छा, PX मैंने ले लिया, PX 10, कीमत तो सेम ही रहेगी, 10 10 10 10, ठीक है। तो सिंपली आप देखिए कि भाई जहाँ पर ये बराबर है वहाँ पर क्या है, ये इक्वल है, ठीक है। जहाँ पर MUX इक्वल टू PX है वहाँ पर बराबर, हमारा फॉर्मूला यही था, ठीक है। तो जहाँ पर MUX इक्वल है जो है PX के, वहाँ पर क्या है, संतुष्टि है, अधिकतम संतुष्टि है, और यहीं पे क्या है, वो संतुलन की स्थिति है। इसके बाद देखो तो कीमत ज़्यादा हो गई और हमारी सीमांत उपयोगिता कम होने लगी है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे तो कीमत ज़्यादा हो गई और हमारी सीमांत उपयोगिता कम होने लगी। तो ऐसी स्थिति में वो क्या करेगा कि यहाँ तक खरीदेगा ही नहीं, यहीं पे रह जाएगा, क्योंकि उसे अधिकतम तो यहीं तक मिलेगी, ठीक है। इससे आगे अगर वो, क्योंकि हमने इससे पहले सीमांत उपयोगिता, ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम तो पढ़ा ही है ना, कि भाई जैसे जैसे कोई चीज़ परचेज किया जाएगा तो वैसे वैसे क्या होगा, जैसे कोई चीज़ उपभोग किया जाएगा वैसे वैसे उसकी सीमांत उपयोगिता कम होती जाएगी, ठीक है। तो भाई कम हो रही है, तो अब अधिकतम तो हमें यहीं तक मिलेगा, तो ये क्या करेगा, इससे आगे जाएगा नहीं, अगर चला गया तो रिटर्न हो जाएगा, मतलब कि यहीं तक वो परचेज करेगा, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, ये है MUX मोर देन PX, ये वाली स्थिति है। अभी वो परचेज करेगा, परचेज यहाँ तक करेगा, उसके बाद MUX लेस देन PX, मतलब यहाँ से वो जो है उपभोग कम करना शुरू कर देगा। अब इसको एक डायग्राम पे देख लेते हैं, बिल्कुल सिंपल सा डायग्राम है। ये PX हो गया 10, ठीक है, और ये आ गया MUX। ये तो आप सबको पता ही है कि ये स्लोप डाउनवर्ड जाता है, मतलब नीचे की ओर ढालू होता है। ये थर्ड यूनिट लिख लीजिए, यूनिट 3 है, 3 पे ही संतुलित है। वैसे तो आप पॉइंट भी रख के बनाओगे तब भी ऐसे जाएगा, मैंने जो है एक रफली आपको बना दिया है। यहाँ है यूनिट,
यहाँ MUX। अब देखिए यहाँ पर तो वो क्या है, ये वाली कंडीशन बताता है, ठीक है, MUX मोर देन PX, ठीक है। ये क्या हो गया, MUX इक्वल टू PX, मतलब संतुलन की स्थिति, संतुलन, ठीक है। यहाँ E बिंदु, इसके नीचे जाता है तो लॉस की स्थिति हो जाती है, MUX लेस देन PX, ठीक है। तो ये पूरा आपका एक वस्तु के संदर्भ में उपभोक्ता संतुलन था। तो आज की वीडियो हम यहीं ख़त्म करेंगे। वैसे तो इसमें बहुत कुछ ऐसा है, इस टॉपिक में थोड़ी ज़्यादा वीडियो जाएंगी, पर मैं कोशिश करूँगा आप सबको कि अपनी तरफ से बहुत अच्छा समझा सकूं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू। एक बात और कहनी थी कि अगर आप सबको ये वीडियोज़ पसंद आ रही हैं तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ठीक है, जिससे मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिल सके। तो चलिए आज के लिए इतना, थैंक यू।